महाराष्ट्र में आप जीते लोकसभा चुनाव, इसमें कोई शक नहीं है। आपने एनडीए को पछाड़ दिया, धोबी पछाड़ दे दिया, अगर यह भी कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होता है। आप खुद भी पहले भी ये कहते आए हैं, लोकसभा और विधानसभा को एक साथ नहीं देखना चाहिए। तो हम ये मान लें कि इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा में मुकाबला तगड़ा होने वाला है। आप अपनी जीत अभी से मानकर नहीं चल सकते। सबसे पहले तो जो लोगों ने जो जन समर्थन हमें मिला है उसे विनम्रता पूर्वक हम स्वीकार करते हैं। और धोबी पछाड़ हमने हरा दिया ये नहीं है। जब जीतते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ते हैं और वो जिम्मेदारी को हम मानते हैं और उस दिशा में हमने काम भी शुरू कर दिया। ये बात एकदम 100% सही है कि जो चुनाव होता है विधानसभा का और लोकसभा का दोनों अलग होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछली बार 240 सीटें जीतने का जो दावा किया था या इस तरह के कैलकुलेशंस जो रखे गए थे लोकसभा चुनाव के बाद, वैसा हो नहीं पाया। हमें तो 12-13 सीटें दिखाई थी, हमने 44 सीटें जीती। शिवसेना और वो ये कर रहे थे कि 54 सीटें जो है वो एनसीपी को भी मिली। लेकिन तगड़ा नुकसान जो है हमें वो विदर्भ के रीजन में हुआ था। एक मोटा मोटी तौर पर मैं आपको रीजन्स बता दूं कैसे है विदर्भ महाराष्ट्र के। एक विदर्भ है, एक नॉर्थ महाराष्ट्र है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, कोंकण और मुंबई। कोंकण मुंबई रीजन में हम गिनते हैं वैसे देखा जाए तो इसमें विदर्भ एक ऐसा इकलौता क्षेत्र है जहां 62 सीटें ऐसी है जहां सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़त होती है, करीब करीब 55-56 सीटों पर। तो यहां जो जीतेगा वो सरकार में आ जाएगा। ये आज तक का कैलकुलेशन रहा है। आप 95 के चुनाव देखो, आप 2004 के देखिए, 9 के देखिए और 2014-2019 की भी देखिए। लेकिन विश्लेषण के लिए अगर 14 और 19 का चुनाव लोगे आप तो वो असाधारण चुनाव थे। एक व्यक्ति को लोगों का जनसमर्थन, भारी जनसमर्थन मिला था जो उन्होंने खो दिया है। वाराणसी में क्या हुआ वो भी देखा हमने, फूल बरसाने वाले। ये जनता है, कुछ भी कर सकती। हमारे यहाँ प्याज भी बरसते और ऐसा नहीं कि उससे कोई छूटता नहीं है, प्याज भी बरसते हैं। अब ये बात और है कि दिल्ली वाले बड़े बड़े प्रवक्ता है जो आजकल एमपी बने हैं, उन्हें प्याज पेड़ को लगता है पौधे को लगता है पता नहीं था। तो ये एक तरह का ये राजनीतिक समीकरण है महाराष्ट्र का। किसान के लिए अभी जीते बीजेपी को क्यों जिताएंगे? क्योंकि हमारी भी सरकार देखिए 15 साल की 1999 से इन्होंने किसानी को रुला दिया है। किसान जब मर रहा था, किसान की फसलें बर्बाद हो रही थी तो ये लोग फॉरेन में मजा कर रहे थे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने गांव में जाकर किसानी के फोटो डाल रहे थे। वहां से उनको फोन कर रहे थे कि ये किसान का ये यहाँ पर ये वास्तविकता देखिए आप। लेकिन 5 बार फोन उनको लग नहीं पाया तो किसान को रुलाया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है महाराष्ट्र। आज उनकी अवस्था ऐसी कर दी है कि 2014 में उन्होंने कहा था उसी उनके रिजिम में हम 72,000 की मेगा भर्ती लेकर आएंगे, नहीं आए। 2019 के बाद 2.5 साल की हमारी सरकार रही, फिर ये लोग सत्ता में आए। हमारे वक्त एमपीएससी की यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम प्रॉपर हुई, कोविड में भी हुई। ये आए, इन्होंने फिर पेपर लीक करके एग्जाम कैंसिल करने शुरू कर दिया। 21 साल का लड़का 31 का हो गया 2024 में, 25 साल का लड़का 35 साल का हो गया। इसका आंदोलन मैंने किया है मानक भाई, और मैं इस परिस्थिति को जानता हूं क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आया हूं, मैंने सिविल सर्विसेज पास किया है। तो वो बच्चों की क्या तकलीफ है वो आंदोलन मैंने किया है। अचानक से सिलेबस बदल गया था, वो आंदोलन मैंने किया और वो सिलेबस 2025 से लागू हो इस तरह का निर्णय भी हमने सरकार से लिया था। सरकार का उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों को रुला दिया है। अभी नीट एग्जाम महाराष्ट्र में, नीट और जेडब्ल्यू इसका बड़ा फैड है महाराष्ट्र में। इंजीनियर और डॉक्टर होना अभी तक वो फैड गया नहीं है, उनको बहुत बड़ा तगड़ा नुकसान पहुंचा है। वैसे ही एमएसएबी की एग्जाम, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एग्जाम भी कैंसिल हो गई, अभी कैंसिल हुई 4 दिन पहले। अभी तो नेट की कल उन्होंने कैंसिल की। तो एक के बाद एक युवाओं के साथ भी उन्होंने धोखा किया है। महिलाओं के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, महंगाई का, महिला सुरक्षा की। महाराष्ट्र में महिलाओं का प्रॉब्लम नहीं था मानक जी, कभी महिलाओं को लेकर ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में काफी कम हुई है। लेकिन 4,500 से ज्यादा महिलाएं आज यहां से गायब है महाराष्ट्र से। सरकार मुंह नहीं खोली। जिस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस में वो कोई गलती करता है वो बात और है, लेकिन सरकार का रिस्पॉन्स क्या होता है तो हमने देखा है। हमारे गृह मंत्री किस तरह से बेल हो गई, क्या हो गया उसपे अतुल भाई मैं आपको मान गया आपको। आप इतने मंझे हुए नेता, इतने मंझे हुए प्रवक्ता हो गए हैं। देखिए हम बहस कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में क्या होगा, आपने अभी से उसका प्रचार शुरू कर दिया। आपने कैंपेनिंग शुरू कर दिया, आपने मुद्दे उठा के गिनाना शुरू कर दिया कि कैसे महाराष्ट्र में भी बीजेपी और एनडीए नाकाम हो रहा है। नहीं मानक जी मैं आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत एक दूसरे को सम्मान करने वाली है। आज भी मैं आप कह रहा हूं कि व्यक्तिगत कभी भी यहां पर चिटाकशी नहीं होती है, कभी नहीं होती है।
आप सोच नहीं सकते, एक अलग तरह का ही राजनीतिक कल्चर जो है वो महाराष्ट्र का है। तो इन्होंने हर उस चीज को ठेस पहुंचाई है। यहाँ सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों में क्या है, ये विषय तो है, सबसे ज्यादा गुस्सा जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह से संवैधानिक तोड़फोड़ की गई है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। कल के हियरिंग में आपको पता चला होगा। लेकिन देखिए इतना सिंपल नहीं है अतुल भाई, आपको भी पता है इतना सिंपल नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं, उद्धव गुट को 9 सीटें मिली हैं। मुकाबला लगभग बराबरी पर छूटा है। जहां तक शिवसेना असली नकली का सवाल है, मैं मानता हूं कि एनसीपी शरद गुट 8 सीटें ले गया और अजीत गुट को सिर्फ 1 मिली, लेकिन शिवसेना असली नकली में मुकाबला बिल्कुल बराबरी का रहा है। इसका नहीं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए आप। इसकी सजा लोगों ने भाजपा को दी है। ये काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है, असल महाराष्ट्र की जनता जानती है। हालांकि करने वाले ऊपर के 2 है, इंप्लीमेंट देवेंद्र फडणवीस ने किया, करने वाले ऊपर के 2 है। तो नंबर 1 नंबर 2 मोदी जी और शाह जी। और देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से ऊपर का पॉलिटिक्स चला है दोनों का, उस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने अकेले ने यहां पर उस तरह की गंदी राजनीति की है और उसका जवाब लोगों ने दिया है। तो ऐसा मत कहिए कि लोगों ने सजा नहीं दी है। तो इन सारे मुद्दों के साथ ये भी मुद्दा जो है वो अहम है और मुझे नहीं लगता कि ये 2 महीने में खत्म होने वाला है। सबको सब मालूम है क्या हो रहा है। ओके, तो जो मैंने, अगर मैं आपको मैं दावे से कहता हूं मानक जी, अगर सरकार कांग्रेस की होती तो नीट की परीक्षा अब तक कैंसिल हो चुकी होती, नई तारीख अब तक डिक्लेयर हो चुकी होती और जो कोई भी मंत्री होता, अगर हमारा भी मंत्री होता तो उसका इस्तीफा हो जाता। एक उदाहरण देता हूं मैं 1981-82 का। नीलंगेकर जी मुख्यमंत्री थे और उनके पीए ने फोन किया था और उनके बेटी को पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 मार्क बढ़ाए थे। दूसरे दिन इस्तीफा हुआ था, दूसरे दिन। और ऐसे इस्तीफे होते रहे हैं कांग्रेस के जमाने में। यहां इस्तीफा छोड़ो पर एक सेकंड पर अतुल भाई एक सेकंड देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं धर्मेंद्र प्रधान का या सरकार का बचाव कर रहा हूं, लेकिन कम से कम आपको इनका इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। सरकार ने शपथ किस दिन ली है आप खुद बताइए, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस दिन बने हैं, परीक्षा किस दिन हुई है, आपको ये सब देखना भी तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, तब अलग बात है। 26 मई 2014 तब से सरकार कंटिन्यूटी में है। हाँ। और 14 जून को आने वाला नतीजा 4 जून को आता है। यानी मैलिफाइड इंटेंशन है कि आपको ऐसा लगा कि लोकसभा के चुनाव में सब धांधली एक अलग माहौल होगा और उस माहौल में ये धांधली छुप जाएगी। तो मैलिफाइड इंटेंशन तो सामने दिखता है। आपकी गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी है। आप 2014 में जीते हो, 19 में जीते हो और 24 में जीते हो। कोई नई सरकार तो आई थी नहीं, नया मंत्री तो कोई आया नहीं था। आपके ही गुजरात में क्या हुआ, गोधरा में एक ही सेंटर सबने लिया और भाग गया वो आर्या। भागने के लिए तो इतनी आसान ही है, ऐसा लगता है कि पैदल पैदल चल के भाग गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गुजरात से तो और आपने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। मैं पहले शिवम त्यागी से इसी पर जवाब ले लूं, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा पर फिर बहस शुरू करेंगे।